ऐसा क्या हुआ? कोई इंसिडेंट हुआ क्या? कोई मतलब कोई भी ऐसा कुछ हुआ था जिसने आपको बायो की तरफ भेजा? क्योंकि मैथ्स भी जैसा आपका अच्छा था 10th हाँ, तक। ऑनलाइन मतलब सभी बोलते हैं ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, जी, ऑफलाइन प्रैक्टिस और आप तो मतलब मुंबई में हैं और मुंबई में काफ़ी सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स भी हैं। ऑप्शंस। तो मतलब आपने कैसे सॉरी की सारी बातों को सपोर्ट किया या आपने उसको बोला कि जैसा करना है करने दो? मतलब आपका क्या स्टैंड था उस समय? इनका जब सबने साथ छोड़ दिया तो इन्होंने खुद को अपना दोस्त बनाया। इन्होंने सारी दुनिया को कट कर दिया और जब कट कर दिया तब इन्होंने वो पीस ऑफ माइंड को अचीव किया। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो हमारे साथ में है आज नीट 2024 के काफी अच्छे अचीवर शौर्य चौकसे और उनके फादर। तो शौर्य, आप खुद मुझे बताइए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है? मेरा ये नीट में 710 मार्क्स आ रहे हैं विद अ रैंक ऑफ 562। वेरी गुड, बहुत 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 बधाई आपको भी, थैंक यू आपके सर। पेरेंट्स को भी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और पेरेंट्स को भी इनवाइट करने का मेजर रीजन मेरा ये था कि एक जब बच्चा प्रिपेयर करता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इतना कंपटीशन है कि एक बच्चा यदि कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो वो अकेला नहीं करता, उसके साथ में उसकी पूरी फैमिली लगी होती है उस चीज को प्रिपेयर करने के लिए। किन किन चीजों से उतार चढ़ाव से वो गुजरते हैं, एक बच्चा किन-किन उतार-चढ़ाव से गुजरता है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि नॉर्मल पर्सन यदि है, एक नॉर्मल पर्सन भी है, आज तक आपने सुना होगा कि भाई बहुत फैमिली प्रॉब्लम है, ऐसा है, उसको ओवरकम करके वो डॉक्टर बना। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन भी है, यदि एक मिडिल क्लास फैमिली का भी एक पर्सन है, तो वो भी काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव से गुजरता है और वो भी उतना ही सेलिब्रेशन डिज़र्व करता है, जितना कोई स्ट्रगल करके गुजरता है, क्योंकि मेंटली वो भी उन्हीं चीज़ों से गुज़रता है जिन चीज़ों से बाकी लोग गुज़रते हैं। तो इसीलिए आज हम जानेंगे कि कैसी जर्नी सॉरी की रही, क्या-क्या उतार-चढ़ाव आए, क्या-क्या एडजस्टमेंट सॉरी के फादर ने किए, क्या-क्या एडजस्टमेंट सॉरी की मदर ने किए, क्योंकि सॉरी के पापा भी प्रोफ़ेशन से एक टीचर हैं। तो वो भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ख़ासकर इंडिया में इतना बड़ा एग्ज़ाम, 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें से 720 में से 710 मार्क्स लाना, 4 सब्जेक्ट, कोई आसान नहीं होता। तो आज हम जानेंगे शौर्य के पापा से कि कैसी उनकी जर्नी रही। तो शौर्य, आप हमको बताइए आपकी जर्नी, आपको कब पता चला कि भई नीट की प्रिपरेशन करना चाहिए? तो 10th स्टैंडर्ड में मेरा साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया था ड्यू टू माय टीचर्स एंड क्योंकि कोविड था तो घर पे ही था तो थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो 11th में तो सोच लिया था कि साइंस लेना है, लेकिन अब डाउट था कि मैथ्स छोड़ना है या लेना है, क्योंकि मैथ्स में भी अच्छा परसेंटाइज स्कोर करता था। तो फिर 11th में मैंने डिसाइड किया कि जनरल साइंस यानी कि पीसीएमबी चारों कंटिन्यू करना है। फिर ग्रेजुअली टाइम चलता रहा, फिर 11th में बॉटनी में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती थी, लेकिन फिर आपका फिर बैच आ गए आप बैच में, तो आपसे पढ़ा। बॉटनी में जो एक मेजर डाउट था वो ख़त्म हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर 12th में आके 12th के स्टार्टिंग में ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैथ्स ड्रॉप कर दूँगा, क्योंकि अब वो उतना हैंडल नहीं कर पा रहा था मैथ्स और बायो को, मैं प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा था टाइम। तो फिर मैंने मैथ्स ड्रॉप कर दिया और फिर बायो से कंटिन्यू किया। लेकिन डिटरमाइंड तो पहले से ही था 11 से ही कि नीट करना है तो नीट ही है। ऐसा क्या हुआ? कोई इंसिडेंट हुआ क्या? कोई मतलब कोई भी ऐसा कुछ हुआ था जिसने आपको बायो की तरफ भेजा? क्योंकि मैथ्स भी जैसा आपका अच्छा था 10th हाँ। तक और 11th क्लास में भी आपके पास मैथ था। क्योंकि एक कश्मकश होती है कि जब दोनों चीज़ें अच्छी हो, एक खराब हो, एक अच्छी हो, चूज़ करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब दोनों अच्छी चीज़ें हो, 2 गुड में से एक बेटर को चूज़ करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आखिर ऐसा क्या था कि आपने बायो की तरफ आप आए? सर उसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गया, मतलब मैथ्स में जैसे थोड़ा मैं 11th में जैसे मैं थोड़ा फोकस मैथ्स पे ज़्यादा नहीं किया था, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पर लूज़ होने लग गया था। 11th के मिड तक मैंने शायद ही मैथ्स का बुक खोला होगा, कुछ पढ़ा होगा। सब लास्ट में थोड़ा सा मैथ्स, क्योंकि पास होना था तो इसलिए बस थोड़ा सा पढ़ा था, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा फिर टच उससे निकल गया था, तो फिर बायो कंटिन्यू कर रहा, उसमें इंटरेस्ट डेवलप होते गया 11th से। बहुत बढ़िया। फिर 11th के अब आपने पूरी तरह से बायो ले लिया 12th में हाँ। आते-आते। तो 11th में आप जो भी टेस्ट देते थे, क्या थ्रू आउट आपका अच्छा स्कोर हुआ करता था? आप बहुत स्टूडियस, बहुत सिंसियर, मतलब किस टाइप के आप स्टूडेंट थे?
सर 10th तक 9th तक मेरी हालत बहुत ख़राब थी पढ़ाई में। मैं इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, इतना इंटरेस्ट था नहीं पढ़ाई में। सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाते थे, एवरेज स्टूडेंट था, 60-70% पाया। फिर 9th में तो उस समय किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट था? उसमें फिर सर खेलने में, खेलने जैसे में? किसी को भी रहता है 9 में बाहर जाना है, बस खेलना है, शाम में खेलना है, सुबह खेलना है, जब समय मिल जाए खेलना ही है बस। उसके बाद फिर 9th स्टैंडर्ड में मेरा एग्ज़ाम्स चले थे, फाइनल एग्ज़ाम्स, और कोविड आ गया। तो कोविड ने बचा लिया, नहीं तो अगर उस साल एग्ज़ाम हो जाते तो शायद ही मैं 9th भी पास कर पा रहा हूँ। तो आप देखिए जरा, ये सबसे बड़ी चीज है कि मतलब ये भी एक कितना बड़ा, आप देखिए, मतलब एक कितनी अच्छी चीज है। और इसको हम बोलें कि कोविड नहीं आता तो वो खुद बोल रहे हैं कि हम पास नहीं हो पाते, और जो स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है आज वो इतना बड़ा अचीवर बन गया। मतलब आप इस बात को समझिए कि सभी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसे इंसिडेंट, ऐसे मोमेंट, ऐसी चीजें आती रहती हैं कि जब वो कमजोर होता है, लेकिन उसको ओवरकम करके वो अचीवर बन सकता है। ये सबसे बड़ी बात जानने लायक है, आप लोगों को सीखने लायक है, हम सभी को जानने लायक है। इसके बाद आगे क्या हुआ? फिर सर 10th में कोविड आ गया था, तो लॉकडाउन की वजह से घर पे ही पूरा पढ़ना पड़ता था। तो ऑनलाइन में ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऐसा कुछ डिफरेंस मुझे फील नहीं होता था। जो बाकी लोग कहते हैं, मेरे दो जितने भी फ्रेंड्स थे, सब बोलते थे बहुत बड़ा ट्रांस है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मैं अपना घर पे बैठ के बस पढ़ता रहता था, तो डेवलप होता रहा इंटरेस्ट साइंस में, जैसे आपको पता है। तो फिर 10th में मुझे 90.8 मेरा स्कोर हो गया था। तो अब फिर डिसाइड कर लिया था कि, क्योंकि मॉम डॉक्टर है मेरी, डेंटिस्ट है मेरी मॉम, तो उनसे थोड़ा सा मोटिवेशन था कि डॉक्टर बनना है। और तो फिर 11th में फिर नीट देने का मैंने सोचा। और फिर 11th में मतलब मैं पढ़ता तो था, लेकिन मार्क्स उतने आते नहीं थे। तो वो तो अभी मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जो मैं पढ़ रहा था वो मैं सही तरीके से नहीं पढ़ रहा था। मेरा जो वे था वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम था। बिल्कुल। कोई भी बच्चा देखिए, चाहे 7th क्लास का बच्चा भी यदि गलती से देख रहा हो, 8th क्लास का भी देख रहा हो, यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और आपके टीचर से, आपके पेरेंट्स से, आपके रिलेटिव आपको बोल रहे हैं कि आप कमजोर हो, तो आप उनकी बात को बिल्कुल मत सुनना। क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका नहीं आता और उनने ये सिखाया नहीं है, इस वजह से आपको नहीं आता। आप इस बात पे बिल्कुल भी मत मानना कि आप कमजोर हो, आपका दिमाग कमजोर है। इस बात पे आप कभी भी बिलीव नहीं करना। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा जी। कि जब सौर्य ने बोला कि मैथ्स ड्रॉप करना है, पहला डिसीजन, ये एक बड़ा डिसीजन है, जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। जी दूसरा ये मेरा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन, मतलब सभी बोलते हैं ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, जी ऑफलाइन प्रैक्टिस, और आप तो मतलब मुंबई में हैं और मुंबई में काफी सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स भी हैं। ऑप्शंस तो मतलब आपने कैसे सॉरी की सारी बातों को सपोर्ट किया, या आपने उसको बोला कि जैसा करना है करने दो? मतलब आपका क्या स्टैंड था उस समय? सर, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। कोविड ने हम सबको बहुत डिस्टर्ब किया था, जी जी। मुझे भी किया था फाइनेंशियली। बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में आई थी, बट सबसे बड़ा फ़ायदा 7-10 नीट 2024 ये कोविड की देन है। कैसे कोविड की देन है मैं आपको ग्रेजुअली बताता हूँ। कोविड ने शौर्य को घर में रिस्ट्रिक्ट किया, सबको घर रिस्ट्रिक्ट किया। वो रिस्ट्रिक्शन से इसके पास ऑप्शंस लिमिटेड थे एंड वो डाइवर्ट हो गया स्टडीज़ के तरफ। उस पीरियड में ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, ऑनलाइन। ऑफलाइन वाला भी ऑनलाइन दे रहा था, ऑनलाइन वाला भी ऑनलाइन ही दे रहा था। तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि वेदर यू आर डूइंग ऑफलाइन और ऑनलाइन, इट्स ऑनलाइन ओनली। Initially it was a bit difficult because you are sitting, you are watching continuously and there are बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिससे ऑनलाइन कोचिंग में आती है। आपका इंटरेस्ट, टीचर का इंटरेस्ट, कम्युनिकेशन गैप। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे शौर्य ने बताया, जैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा तो हम रियलाइज करने लगे कि इसमें ऑनलाइन के बेनिफिट्स क्या है। ऑनलाइन बहुत अफोर्डेबल है, ऑनलाइन एक्सेसिबल है, ऑनलाइन में हर वो चीज़ का सोल्यूशन है जो शायद आप ऑफलाइन में भी नहीं पूछ सकते हो, बिकॉज वेराइटी ऑफ वीडियोस होते हैं, आप रिहर्सल कर सकते हो, आप वही चीज़ को 10 बार वापस प्लेबैक करके समझ सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेज हमको आए। जब शौर्य की 11th की बात आती है तो हमारे पास, मेरे पास बीइंग इंजीनियर, वाइफ बीइंग डेंटिस्ट, we got and more or less we are restricted to two options, either to engineer or dentist, because he never performed to our expectation or his expectation. He was around 70 80, 70 80,
तो मेरा ये मानना था कि इसका अगर इंजीनियरिंग में भी हो जाए तो ही विल अर्न हिज लाइवलीहुड। बट जब 11th में मैंने इसको पीसीएमबी के लिए फोर्स किया तो इन्होंने पीसीएमबी स्टार्ट किया, और थैंक्स टू सर एंड ग्रेजुअली इसका इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन बायो पे ज़्यादा जाने लगा, क्योंकि वो जिस तरीके से सर ने पढ़ाया, क्योंकि बायो मैं कभी सोच भी नहीं सकता पढ़ने का, बट डेफिनेटली कुछ तो अच्छा था। तो इसको बायो में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि बायो पढ़ाने वाले सरों ने उसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट किया, उससे इसका इंक्लिनेशन बायो की तरफ जाने लगा। जैसा शौर्य ने बताया कि ही देन स्टॉप रीडिंग एंड लुकिंग एट मैथमेटिक्स एट ऑल। सो ग्रेजुअली विद हेल्पलेसली आई हैव टू सरेंडर, और मैंने बोला भाई ठीक है, अब हम लोग पूरा एक ब्रांच जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है उसको सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बहुत सारा सोशल प्रेशर होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कल ये क्या बनेगा। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बेटे का फ्यूचर अच्छा हो, लेकिन जब हम फ्यूचर ब्राइट अच्छा सोचने के चक्कर में बच्चों पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं। देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन रिड्यूसेस जॉय। हमने कभी शौर्य से एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, उसको एक फ्री हैंड दिया, उसने डिसाइड किया मुझे ऑनलाइन करना है, हमने उसको सपोर्ट किया। उसने डिसाइड किया मुझे मैथमेटिक्स ड्रॉप करना है, हमने सपोर्ट किया। हमने कभी भी उसके स्कोर पे ये क्वेश्चन नहीं रेस किया कि इतना कम क्यों, इससे क्या एडमिशन मिलेगी। हमने हमेशा यही उसको कन्वे किया कि ये स्कोर जो आ रहा है ये नीट का स्कोर नहीं है, ये प्रैक्टिस स्कोर है, और ये स्कोर आपको बता रहा है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो हर टेस्ट से आपको ये सीखना है कि आपको क्या नहीं आता और वो इम्प्रूव करना है। जो आता है वो आपका सेविंग अकाउंट है, जो नहीं आता है उसके लिए आपको फाइट करना है। तो इस तरीके से फिर हमने मैथ्स ड्रॉप किया, शौर्य ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ऑनलाइन क्लासेस के हमको बहुत बेनिफिट दिखने लगे। वी आर फ्रॉम मुंबई शहर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में कभी कभी आवर्स लग जाते हैं। तो बच्चा पढ़ाई कब करेगा और बच्चा ट्यूशन क्लासेस कब अटेंड करेगा। सेकेंडली, जब ऑनलाइन क्लासेस में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, इतना अच्छे एडवांटेज दिख रहे थे, डेफिनेटली इकोनॉमिकल है, एक्सेसिबल है, एंड नॉलेज, अगर आपको नॉलेज मिल रहा है, कोई भी एक स्टूडेंट नॉलेज में इंटरेस्ट रखता है। जब आपको अच्छा नॉलेज घर बैठे मिल रहा है तो कौन बाजार में ढूंढते फिरेगा। तो उस तरीके से हमारा एसोसिएशन ऑनलाइन से आया और शौर्य का इंटरेस्ट आया, और फिर ग्रेजुअली इसने नीट होते तक कभी आउट परफॉर्म नहीं किया। बट द सेम फ्रेज, हम लोगों ने, फैमिली ने इसको कभी प्रेशर नहीं दिया। हमने हमेशा इसको यही बोला कि आप अपनी पढ़ाई करो, रिजल्ट नीट की फाइनल एग्जाम डिसाइड करेगी, आप अपने एफर्ट्स पुट ऑन करो। सर का जो अप्रोच है, सर की जो क्लासेस है, रिवीजन क्लासेस है, लास्ट मिनट रिवीजन्स है, वो उसको कहीं ना कहीं इतना, और सर की जो कोर्स है, सर के जो टेक्निक्स है, सर के जो टूल्स है, वो उसने ऐसा अडॉप्ट कर लिया था कि अगर मैं उसे बोलूं कि शौर्य ऐसे करना है तो शायद वो ना भी करे। बट अगर सर ने बोल दिया कि आज रात को आपको 12 बजे सोना है, तो उसकी ये वो सोच भी नहीं सकता कि वो 11:30 बजे सोएगा, वो 12 बजे ही सोएगा। और अगर सर ने बोला 7 बजे उठना है तो 7 बजे। इस तरीके से ये डेवलपमेंट होते गया और ग्रेजुअली आपके सामने रिजल्ट्स है। सबसे बड़ा, जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मतलब स्कूल की फीस भरने के लिए, जैसे आजकल स्कूल की फीस भी ज़्यादा होती है, इसके कोचिंग की फीस भी ज़्यादा होती है। तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कुछ ना कुछ करके, क्योंकि आप इस बात को समझना, पेरेंट्स यदि बच्चा बोलेगा उसको ऑफलाइन जाना है, कहीं पे भी पढ़ना है, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, आपको एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि बच्चा यदि बोल रहा है उसको जाना है, तो वो कुछ भी करके, चाहे उनको लोन लेना पड़े, चाहे उनको गोल्ड रखना पड़े, गोल्ड लोन लेना पड़े, वो फीस को ले लेते हैं, वो उसको फीस को अफोर्ड करके उसको बच्चे को भेज देते हैं। अब यहीं से चीजें जो होती है ना शुरू होती हैं कि क्योंकि जब ऐसी तरीके से जब पैसा जाता है ना, तो साथ में प्रेशर भी लाता है। तो मेरा आप सभी पेरेंट्स से मतलब ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप अपने बच्चों की फीस को किसी तरीके से लोन से या गोल्ड लोन से या किसी भी तरीके से आप अफोर्ड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ये बात अपने बच्चों को कन्वे मत करिए, मेरे हिसाब से। जी ये मतलब मेरा एक सजेशन है, क्योंकि रीजन क्या होगा कि आप उसको ये बताओगे कि हम आपको कितना प्यार कर रहे हैं, वो तो वो जानता है, लेकिन होगा क्या कि जब आप उसको ये चीज भी बताओगे तो उसके साथ में आप उसके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर डाल दोगे। आप इतना परफॉर्मेंस प्रेशर डाल दोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हुए जिसमें बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे।
मैं उनको बोल रहा हूँ बेटा जब तुम कपड़े नहीं पहनते थे, जब तुम्हारे पेरेंट्स तुमको देखते थे, तो तुम अपना मुँह दिखाने के लिए क्यों शर्मा रहे हो? तो इस बात को आप समझिए, बच्चे भी आप इस बात को समझिए कि भाई कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी ऐसे थॉट नहीं लाना है कि आप अपने पेरेंट्स को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स से मेरा ये सजेशन है कि आप कभी भी ये बातें, कभी भी आप ये जो बातें हैं, ये सभी की लाइफ में चलती हैं। आप अपने बच्चों को कभी भी मत बताइए, उनको बोलिए सब कुछ अच्छा है बेटा, सब कुछ अच्छा है, तुम बस परफ़ॉर्म करो। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो सिलेक्ट हो ही जाए, या ये भी हो सकता है वो सिलेक्ट हो जाए। ये एक चांस फैक्टर पे, आप देखिए 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। उस 1 दिन में 3 घंटे 20 मिनट में बच्चा कैसे उसका दिमाग काम कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है, एक बहुत बड़ा एक चांस फैक्टर होता है। तो ये मेरा आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों का थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। फिर आप 12th में आए, 12th के साथ आपने एग्ज़ाम दिया। हाँ, कितना स्कोर आपका 12th के साथ में रहा? 12th के साथ में मेरा स्कोर था 532 और रैंक थी 78,726। अच्छा। सर, अब वो एग्ज़ाम देके आए तो फिर ये तो क्लियर था कि इतने में तो कुछ मिलना है नहीं है। फिर डिस्कस किया पेरेंट्स के साथ उसी दिन, और फिर सोच लिया था कि अब ड्रॉप लेना है, 1 साल लगाना है। नेक्स्ट डे ही सर हमने डिसाइड कर लिया कि 534 से हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। डेफिनेटली मिडिल क्लास फैमिली को 1 करोड़ के ट्यून में इन्वेस्ट करना, और वो भी अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का अनादर, पोस्ट ग्रेजुएशन हो वो बहुत बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो शौर्य ने उसी दिन, शौर्य का कॉल था कि आई वांट अनदर 1 ईयर। अल्टीमेटली आपने जो बोला मैं बस उसको ऐड करता हूँ, फिर शौर्य से कंटिन्यू करते। किसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा कब आएगा, अगर आप इसको एनालिसिस करो, वो चाहे क्रिकेटर हो, वो चाहे बिजनेसमैन हो, या वो चाहे कोई भी एक पर्सन हो, टीचर ही ले लो, उसका परफॉर्मेंस बेस्ट जब आएगा जब उसका पीस ऑफ माइंड रहेगा। और पीस ऑफ माइंड कहाँ से आएगा? फैमिली एटमॉस्फेयर से आएगा। अगर फैमिली में ही आपको तकलीफें है फाइनेंशियली, जो भी तरीके के, तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर वो सचिन तेंदुलकर भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एक ऐसा माहौल घर में बनाना है जो उसके फेवरेबल हो, परफॉर्मेंस के लिए फेवरेबल हो। और डेफिनेटली इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट आता ही आता है। ठीक है, कुछ फैमिलीज है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बट जिस दिन आपका बच्चे का परफॉर्मेंस खराब होता है ना, तो वो कितना भी रईस हो, वो बच्चे को कुछ ना कुछ गलत बोलता ही है, बिकॉज उसके पीछे उसका 5-10 लाख रुपए लगा हुआ है। तो वो आपको कुछ ना कुछ डीमोटिवेटिंग वर्ड्स बोलेगा ही, और वो बच्चों के दिल में, दिमाग में हर तरफ बस जाता है। ऐसे में परफॉर्मेंस करने वाले कुछ परसेंट हो सकते, बट 99% लोग उसमें आउट परफॉर्म नहीं कर पाते, वो डीमोटिवेट होते, एंड देन यू नो द रिजल्ट्स जो होते हैं मार्केट में, एक्सपेक्टेशंस की वजह से, और एक्सपेक्टेशंस की वजह से। तो फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये सब चीज़ों के लिए। और मैं शौर्य को 70% से 7 और 10 पे जो वो गया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमने घर में उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे, रिलेटिव्स ने उसको सपोर्ट किया। बातें करने वाले रिलेटिव्स बहुत होते हैं, दोस्त होते हैं, और हम लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और आगे क्या करेगा। तो हम लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। वो डर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर वो डर के बोझ के अंदर वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। कई ये जगह ऐसा हुआ है। अगर आप ये डर हटा दो तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब देखिए, आपने देखा होगा, बहुत सारी आपने स्टोरीज देखी होंगी कि कोई मतलब लालटेन जला के पढ़ रहा है, कोई मतलब कुछ बेच के पढ़ रहा है, खुद काम कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है। आप इस बात को समझना, इनके पीछे आखिर इनको सक्सेस क्यों मिल रही है। आप इस बात को समझना, जब इनका सबने साथ छोड़ दिया, इनका जब सबने साथ छोड़ दिया, तो इन्होंने खुद को अपना दोस्त बनाया। इन्होंने सारी दुनिया को कट कर दिया, और जब कट कर दिया तब इन्होंने वो पीस ऑफ माइंड को अचीव किया। आप ये समझिए, चाहे वो पेंट भी कर रहा है, चाहे वो समोसे भी बेच रहा है, दिन भर समोसे बेच रहा है, चाहे वो पानी पूरी बेच रहा है, तो उसने क्या किया, उस समोसे बनाने में अपने आप को इतना बिजी कर दिया। एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स प्लेग्राउंड, कि उसने अपने आप को इतना बिजी कर दिया कि वो इन सारी चीजों से, नॉनसेंस से वो हट गया। आप हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी आप किसी चीज में उलझते हो, अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर लो, चाहे आप किसी भी काम में आप बिजी कर लो। आप खेलने लगो। आप जैसे आज आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो, तो आपको जो चीज अच्छी लगती है, आप उस चीज को इतना ज्यादा करो कि आप उसमें डूब जाओ। और जब आप उसमें डूब जाओगे ना, तो आपका दिमाग अपने आप आपको उस चीज से बाहर कर देगा। आपको अपने आप पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, क्योंकि रोते हुए, डरे हुए आप कभी भी किसी चीज को अचीव नहीं कर सकते।
सक्सेस इज नॉट द पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है वो किसकी की है, इज अ की ऑफ सक्सेस। तो आप यदि खुश रहोगे, आप बिजी रहोगे, तो आपको अपने आप सक्सेस मिलेगी। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। तो इसके बाद जब आपके मार्क्स 12th में कम आए, आपने मैथ्स भी छोड़ा, कुछ हार्ट ब्रेक हुआ, कम लगा, ऐसा क्या लगा कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे मार्क्स कम आ गए, कैसा लगा? बात ऐसी थी कि इतना तो समझ गया कि टीचर्स के कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में इतना तो समझ गया था, क्योंकि जो कंटेंट उन्होंने पढ़ा था आया उसमें से ही था, लेकिन इतना समझ गया था गलती मेरी है कि मैंने उसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनफ टेस्ट नहीं दिए थे, और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस, पता नहीं प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ चीज़ों को लेके। तो लास्ट में 12th में जब अपियरिंग में मैं जब पेपर देने गया तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, जबकि आता कुछ नहीं था। 11th में इतना कुछ मैंने बहुत अच्छा कुछ पढ़ा इतने अच्छे से नहीं की थी, अब वो था। तो उसके बाद फिर सोचा कि अब टाइम उतना, फिर जैसा आपने बोला, आपने बहुत बार कहा कि ड्रॉपर्स के पास टाइम नहीं रहता वेस्ट करने के लिए, बस फिर 2 दिन बाद वापस पढ़ाई पे लग गया, क्योंकि इतना पता था कि करना है तो इसी साल करना है, क्योंकि पेरेंट्स ने बोल दिया था बस ये 1 साल मिलेगा, इसके बाद फिर पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशंस थी कि अब फिर और या तो पेमेंट सीनियर एक्सपेक्टेशन थी या प्रेशर था? प्रेशर तो नहीं था, बट एक एग्जैक्टली, सबसे बड़ी चीज यही है। आप लोग इस बात को समझिएगा। एक्चुअली सर क्या होता है, इस जी। समय बच्चे जैसे पेरेंट्स का मतलब एक वर्ड भी उनको बम की तरह लगता है कि उनके सही सिर है, पे बम गिर रहा है। सही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कंटिन्यूअसली मेरे पास दिन में 300 400 500 इस तरीके से फोन आ रहे हैं, और वो पेरेंट्स की ऐसी बातें बोलते हैं, सर इतनी बड़ी बात बोल दी। मैं बोलता हूँ बेटा इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मैंने कहा ये बहुत सिंपल सी बात, यदि उसने कुछ यदि पेरेंट्स ने कोई बात बोल दी है तो सिंपल सी बात बोलिए। मैं उनको ये इसीलिए ऐसे सिली एग्जांपल भी देता हूँ। मैंने कहा तुम आप दोस्तों में गाली दे देते हो, एक दूसरे को अब्यूज कर देते हो, क्या कभी उसकी मीनिंग पे जाते हो? नहीं जाते ना। तो इसी तरीके से पेरेंट्स तुमको अब्यूज नहीं कर सकते, तो वो तुमको वैसे बोल देंगे, लेकिन उसका उनका मीनिंग नहीं होता। जी जी। सर एक चीज़ थी कि ये पूरे 3 साल में पेरेंट्स ने कभी प्रेशराइज नहीं किया, अगर एक्सपेक्टेशन रखी थी तो मुझे वो समझ नहीं है, मतलब मुझे उन्होंने बताया नहीं, वो तो खुद से ही लगता है कि अब पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन कुछ होगी कि अब हो गया इतना, तो फिर ड्रॉप ईयर में आपका क्या स्ट्रेटजी थी? आप मतलब कैसे करते थे, कैसे बैचेस को फॉलो करते थे? आप बायो में कितना टाइम देते थे? बायो में अपनी कोई बुक्स करते थे? आप क्या करते थे? मतलब हम इस पे आते हैं कि आपका ये पूरा इस साल भर कैसे 530 से 710, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा शिफ्ट है। क्योंकि आप इस बात को समझिए, आप लोगों को लग रहा होगा यार बच्चे के 500 मार्क्स से 700 पे पहुंचना कौन सी बड़ी बात है। नहीं, आप इस बात को समझना, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं 400 तक मार्क्स लाने में आप थोड़ी मेहनत करोगे, आप 400 पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आप उससे 1.5 टाइम्स आप बढ़ाओगे, आप 500 पे पहुंच जाओगे। लेकिन 500 के बाद आपको मार्क्स बढ़ाने पर आपको कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके 10-10 नंबर बढ़ते हैं। और 650 के बाद में तो 10 नंबर बढ़ाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी 500 मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कंपाइल आपको जितनी मेहनत 500 लाने के लिए करनी पड़ी है, उतनी ही मेहनत आपको 10-10 नंबर बढ़ाने के लिए करनी पड़ती है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रगल, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है। तो ये सारी चीजें आपने कैसे करी? आपने क्या फॉलो किया? क्या स्ट्रेटजीज थी आपकी? हार्ड वर्क कैसा था? इसके बारे में थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताइए। सर अब तो फिर टीचर्स पे पूरा ट्रस्ट था कि आप जो ये बोलेंगे सिर्फ वही करना है, उसके सिवाय एक डॉट, जैसा आप कहते थे कि मैं चल लिखवा दूँ नोट्स में, बस वही पढ़ना है, उसके सिवाय मैं एक डॉट भी आपको फालतू में नहीं लिखवाऊंगा। फिर बस टीचर्स को पूरी रिलीजियसली फॉलो किया, जो उन्होंने बोला वो सब किया। बायो में सर मैंने एनसीईआरटी के सिवा और कुछ भी नहीं किया है, ना कोई क्वेश्चंस किए, कोई बुक यूज़ की है, ना कोई मॉड्यूल्स किए, सिर्फ जो आपने जो नोट्स लिखवाए थे बस उसको रिपीटेडली मैंने बस रिवाइज किया उसको। और जैसा आप बोलते थे आपकी स्ट्रैटेजीज थी कि जो भी चीज़ डिफिकल्ट लगती है उसको बस 5 बार लिख दो, उसको आप जब भी बोलते थे वो पूरा लिखा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐसे कोई ऐसा कुछ ना बुक यू रेफर किए ना मॉड्यूल, बस लास्ट में जो क्वेश्चन पेपर्स आप बोलते थे कि हर रोज़ एक पेपर देना ही है, वो कभी नहीं छोड़ा। वो बस 2 दिन थे जब मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, बस वो 2 दिन है, उसके समय मैंने रोज 2 पेपर तो ऑलमोस्ट दिए ही। बहुत बढ़िया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हम साल भर कितनी पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये ठीक है, इसका फर्क पड़ता है। ये आपको 500 550 तक ला देगा।
लेकिन आप यदि इससे ऊपर जाना चाहते हो ना, तो आपको लास्ट के मंथ में आपको पर डे 1 से 2 पेपर आपको फुल लेंथ पेपर करने। शुरू में जब फुल लेंथ पेपर स्टार्ट किए थे, कितने मार्क्स आते थे? सर लोवेस्ट मेरा 380 कुछ गया था 380। lowest। ये देखिए, मतलब 380 मार्क्स जो है वो फुल लेंथ पेपर पे आ रहे हो, और यहाँ से 380 से 710 पर भी पहुंच गए। बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, अभी भी आते हैं। सर और उसमें तब ऐसा डर लगता था कि अब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनफैक्ट सर इसका पहले 1 महीना मार्च महीने में जो इसने एग्जाम दिया वो कभी भी 600 क्रॉस नहीं किया, एंड में जाने लगा। तो अल्टीमेटली प्रेशर आप पे भी आता है, पेरेंट्स पे भी आता है, बट अगेन आपको आपका कूल रखना पड़ता है, क्योंकि यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वो अपना आप पे कॉन्फिडेंस गेन करे। इनफैक्ट हमने सर उसको ऐसा दिया था कि विदाउट एसी जो जो एक स्टूडियो सेटअप होता है एग्जाम का, क्लासरूम का वैसा सेटअप, वैसी चेयर, वैसे ही टेबल, वैसे ही OMR शीट, वो वैसे ही एक 2 रुपए वाले जो पेन होते हैं जो सर्कुलर होते हैं, और वैसा ही एटमॉस्फियर। टाइम लगा के 2 बजे स्टार्ट करता था और 5:20 के पहले आपको सबमिट करना है। सो 3 घंटे का टारगेट रख के करता था, ताकि 20 मिनट आपके वेस्ट होते हैं। OMR शीट, साइनिंग, बायोस, बायोमेट्रिक्स, तो वैसा ही एटमॉस्फेयर दिया हर पेपर में। बस जैसे मैंने पहले बताया कि हर पेपर लर्निंग थी, हर पेपर में स्कोर क्या आ रहा है ये नहीं। मैं हमेशा इसको बोलता था, जहां इसका 600, 620, 630 पे स्कोर जाता था, मैं इसको ये बोलता था यार शायद पेपर इजी होगा, थोड़ा टफ वाला पेपर दे। मैं बार बार यही बोलता था, ये पेपर तुझे ये चीज सिखाने के लिए है कि तेरा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो तुझे नहीं आता। नहीं आता। वो एक्चुअली जो टेस्ट होते हैं ना, दे आर डायग्नोस्टिक टेस्ट। राइट। जैसे मान लीजिए आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हो, तो उसमें मान लीजिए हीमोग्लोबिन कम आ गया, तो सीधा सा मतलब इसका मतलब ये थोड़ी होगा आप रोने लगोगे। हाँ, ठीक है, कि आप रोने लगे, आप चिल्लाने लगे मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया। सीधी सी बात है, आप उससे रिलेटेड आप न्यूट्रिशन लेना शुरू करो, आप डाइट लेना शुरू करो, वो बढ़ जाएगा। तो ये टेस्ट जो होते हैं ना, दे आर डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी ऐसा होता है, मुझे बताओ, क्या साल भर आप 700 कभी टच हुआ है आपका? पूरे साल भर इंटायर जर्नी में कभी 700 टच हुआ है? एक भी टेस्ट में मेरा सिर्फ लास्ट के टेस्ट में सिर्फ 680 पहुंचा है, मैक्स 697। उसके लिए मेरा 650 भी शायद ही कोई टेस्ट में आया हो। ये सबसे बड़ी बात है, आप इस बात को समझिएगा। और आप लोग पहले टेस्ट थे, सर 650 नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ हमारे स्टेट का 650 जा रहा है, हमारा तो अभी से नहीं हो रहा। पेरेंट्स ने बोल दिया अभी छोड़ दो। ऐसा 11th में हुआ था सर। जो स्टार्टिंग के टेस्ट है उसमें ऑब्वियसली क्योंकि सिलेबस बहुत कम रहता है तो मार्क्स अच्छे आते ही थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था। या फिर हम चेक करने लग जाते थे कि अपने स्टेट का कट ऑफ कौन सा है, कौन सा कॉलेज मिला है, जबकि वो सिर्फ 3 चैप्टर हार्डली पे टेस्ट रहती थी वो। ये 11th वाले बच्चे बहुत अच्छे से सुनना, पहले दूसरे जो टेस्ट होते हैं ना, खासकर 11th के 5-6 टेस्ट होते हैं ना, उनमें वो 600-700 लेकर आ जाते हैं। वो सोचते हैं यार एम्स दिल्ली तो चलेंगे, ठीक है, तो पूछने भी लगते हैं आसपास। कई बार ऐसा होता है, मुझे भी मैसेज कर देते हैं, सर वो एम्स दिल्ली के आसपास कोई अच्छा क्लब है क्या, सर हम वहां पहुंचने के बाद बोर तो नहीं हो जाएंगे? लिटरली ऐसे मैसेजेस आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इस बात को समझिए कि ये केवल डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इनमें ज्यादा मार्क्स आने पर भी आपको खुश नहीं होना है, इस पे कम मार्क्स आने पर भी आपको खुश नहीं होना है। आपको बस ये देखना है, जो नहीं बना बस हमको वो पढ़ना है, सीधी सी चीज है। इसके अलावा हमको बाकी किसी भी चीज पर कोई भी ध्यान नहीं देना है। अब ये मंथ आपके पेपर प्रैक्टिस में गए, क्या साल भर आपने बायो के लिए कोई मतलब नोट्स एनसीईआरटी इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, किसी बुक को यूज किया? एक भी किसी भी बुक को यूज नहीं किया? नहीं। मतलब आपको लगा नहीं कि जैसे मैं तो आपके सामने नहीं था, मैं आपसे क्लास में बोल रहा था कोई क्वेश्चन मत करो, कुछ मत करो, कभी डाउट नहीं आया इस बात पे? सर स्टार्टिंग में आता था, लेकिन फिर जैसे जैसे जो अपने नॉर्मल क्लास टेस्ट होते थे उसमें बायो में आउट ऑफ तो आ ही जाए 360 आउट ऑफ 360 आने लगे जब, तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं सर बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो उसमें रीजन होगा उसका। क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ जो टेस्ट में होती थी, उसके अलावा क्वेश्चन मैंने नहीं किया। बायो में जरूरत नहीं है। आप देखिए 11th-12th में जरूरत है, क्योंकि आपको ये समझना है कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व किए जाते हैं, केवल इस चीज के लिए। लेकिन आप ड्रॉपर में आ गए, इसका मतलब आपको सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है। तो अब आप केवल और केवल बायो में आप केवल नोट्स करिए, मल्टीपल टाइम आप नोट्स करिए। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं आप उस पर पूरा विश्वास करिए, और आप उनके नोट्स को मल्टीपल टाइम्स करिए। और मल्टीपल टाइम्स करने के बाद में आप डीपीपी कर लीजिए, यदि डीपीपी करते थे क्या, हाँ, डीपीपी कर लिया करिए। और डीपीपी करने के बाद में फिर आप एनसीईआरटी करिए। एनसीईआरटी तुरंत कभी मत करिए, एनसीईआरटी आप समझ नहीं सकते। एनसीईआरटी इस तरीके से है कि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें किस जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उसको नहीं समझ सकते।
एनसीईआरटी को डीकोड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी आपको जो बुक दिख रही है वो पतली सी बुक है, बहुत आसान बुक है, ऐसा नहीं है। उसके एक एक वर्ड में उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है आपको नहीं समझ सकते। सर ऐसा होता था कि जितने बार एनसीईआरटी पढ़ो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नया, अरे इम्पोर्टेंट हमको नया मिल जाता है। मैं बता रहा हूँ, कम से कम मैं हजारों बार एनसीईआरटी करवा चुका हूँ क्लास में, पॉइंट निकल आता नया पॉइंट मिल जाता है। और कई बार ऐसा लगता है यार ये रिलेट कर रहा है, ये तो सोचा ही नहीं था, सोचते ही नहीं। ये सोचा ही नहीं था। तो आप इस बात को समझिए, वो चीज कभी पूरी हो ही नहीं सकती एनसीईआरटी में, इस तरीके से है। इसके बाद आखिरी के जो 5 दिन थे, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? बहुत ज्यादा पैनिक थे? नहीं सर, वो लास्ट 5 दिन एकदम रिलैक्स था। पेपर की जो मतलब जैसे आप कभी 2 पेपर रोज देता था, उसको भी अब रिड्यूस करके 1 पेपर पे ला लिया था, और बस 1 पेपर देता था, एकदम रिलैक्स हो गया था और बस रिवाइज करता था जो इम्पोर्टेंट। और फिजिक्स के फॉर्मूला, मैंने एक बुक बना ली थी फिजिक्स फॉर्मूला बुक, उसको बस रिवाइज कर लेता था रोज सुबह। और मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक थी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ चार्ट्स बना लिए थे और रिएक्शंस के लिए बेसिकली, और उसको फिर मैं रिवाइज करता रहा। बायो में एनसीईआरटी बस वो ऐसे मतलब पूरा नहीं लास्ट पढ़ना है। मंथ पे हम लोगों ने एक सीरीज मैंने एक सीरीज चालू करी थी, आयाम। मेहनत तो काफी लगी, तो उसका मैं एक फीडबैक भी आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपने उसको अटेंड किया था? यस सर, बॉटनी मतलब के लिए पूरा किया था। पूरा किया था? जूलॉजी में कुछ कुछ चैप्टर्स जो थोड़े डिफिकल्ट लगते थे, एवोल्यूशन जैसे हो गया, उसके लिए मैंने देखा था। और उसमें जो आपने मार्क किए वो चीज़ें देखना, बस वो इतनी। मतलब वो सीरीज आपको इफेक्टिव लगी थी? हाँ सर। मतलब जब अब बड़ा एक मैं वो स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। अब 9 तारीख को मैंने लॉन्च तो कर दिया कि फटाक से पूरा कंप्लीट करेंगे। आप सुबह भी क्लास जा रही हैं, शाम को भी क्लास जा रही हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट आता था कि अब ये बहुत कम टाइम में उतने में इतना सारा कैसे हो गया, लेकिन फिर वो आपने जो उसको किया है पूरा एग्जीक्यूट, वो सब बहुत रिमार्केबल है बहुत सर। remarkable। क्योंकि मतलब बीच में ऐसा हुआ कि 8 रात में 1 मिनट भी नहीं सो पाया। मतलब जब क्लास जानी थी, इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की इवोल्यूशन की क्लास जानी थी, तो पहले पढ़ाया हुआ था, लेकिन ये था कि इतने कम टाइम में उसको डिलीवर करना है, और ऐसा डिलीवर करना है कि मतलब उससे बाहर कोई क्वेश्चन ना आ पाए। तो मतलब उस क्लास के लिए मैं रात भर बैठ के घूमता रहता था, बैठ गया एक जगह, या मैं रात भर सोच रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह चल रहा हूँ कि इसको कैसे डायग्रामेटिक वे में, कैसे सिंपलीफाइड उसमें मैं किया जाए। सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करूँ कि बस इससे क्वेश्चन सही हो जाए, बस बच्चे का जो पूछा जाए वो क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये मेरा टारगेट था। तो चलिए, मतलब नहीं नहीं सर, बच्चों का जो वो आया जो रिस्पॉन्स अच्छा बायोलॉजी आया। और जूलॉजी में ये स्कोर कर पाया ऑलमोस्ट 175, 175 बॉटनी में। वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो पैटर्न से पढ़ाया उसकी वजह से पढ़ पाया। हाँ, हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉटनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, 11th में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी, कुछ नहीं समझ में आता था, और आधा तो बॉटनी वजह से 11th मेरा वेस्ट हो गया था। तो हाफ ईयर तक तो बहुत खराब 11th की बॉटनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है हाँ। भी। उसके तो बाद फिर आप पहले स्टार्टिंग में जब 11th में आपसे पढ़ता था तो समझ नहीं आता था आपका, क्योंकि वे ऑफ टीचिंग बहुत अलग है। आप डायग्राम्स के थ्रू उसको सब समझाते हो। पहले लगता था कि सर ये क्या करवा रहे हैं, लेकिन फिर जब वो एक बार ट्यून इन हो गया कि ऐसे समझ में आता है, तो होता वो क्या बहुत है effective हो गया था। एक्चुअली, मतलब 10th से जब बच्चा पढ़ के आता है तो उनकी एक हैबिट रहती है पूरा, मतलब उसमें नोट्स हो, प्रॉपर नोट्स हो, पॉइंट्स हो, उनको हम याद कर ले और उनको हम लिख दें। सही। लेकिन उससे एमसीक्यूज अप्रोच नहीं हो नहीं पाते, और उनसे एमसीक्यूज सॉल्व करने में टाइम भी लगता है और रिवीजन नहीं होता। जी, तो इसलिए 10th के बाद 11th में जब बच्चा होता है पहली बार, तो उसको एकदम से लगता है, लेकिन फिर जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता है तो फिर वो बार बार यही बोलता है, सर आप नोट्स बनाना सिखा दो, सिखा दो। ये सिखा दो। ये सभी के साथ एक कॉमन चीज रहती है। क्योंकि सर वो एकदम इम्प्रिंट हो जाता है, वो एकदम दिमाग में छप जाता है कि ऐसा डायग्राम है वो, और वो बहुत ईजी हो जाता है उसको समझना, जो आपकी जो टीचिंग स्टाइल है उससे। इसके बाद जो 5 दिन आपके रहे, 5 दिन में आप क्या करते थे? सर नॉर्मली सुबह उठता था, आपने बोला था मेडिटेशन करना है, तो रोज़ ऑलमोस्ट 30 मिनट्स मेडिटेशन करता ही था। लास्ट 5 दिन में तो वो किया ही है। और सुबह उठ के पहले फिज़िक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन, फिर एक थोड़ा मेरा ये साल ना मैंने मतलब थोड़ा रिलीजियस हूँ, तो ये साल मैं रोज़ मंदिर जाता ही था। सुबह कुछ भी हो जाए, और आपने बोला भी था कि मंदिर जाके कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट बैठना है उधर। बैठ तो नहीं पाता, लेकिन रोज़ मंदिर जाता था। वहाँ से थोड़ा, क्योंकि माइंड एक रिफ्रेश हो जाता है उसमें। देखिए, आप मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, आप चर्च हुआ, जितनी भी जगह होती हैं जहाँ पर कलेक्टिव प्रेयर्स होती हैं, तो इस जगह पर
कलेक्टिव पॉजिटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो एनर्जी हमेशा फ्लो होती है हाई से लो की तरफ। ठीक है, तो अब आप जब वहां पर जाके बैठोगे, आप कुछ मत करो, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई प्रेयर नहीं आती, आप जाके बस वहां पर बैठ जाओ। आप बैठ जाओगे, आप देखोगे आपको थोड़ी देर में अपने आप अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वो हाई एनर्जी आपकी तरफ फ्लो हो गई। तो आप इस ड्यूरेशन में ड्रॉप ईयर, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव भरा होता है, तो इसीलिए मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि आप 10 से 15 मिनट आप उस जगह पर जाके आप बैठो। आप जिस रिलीजन के हो, आप उस जगह पर जहाँ पर कलेक्टिव प्रेयर चलती है, आप वहां पर जाके बैठो। इसके बाद एग्जाम वाले दिन, जैसे मैंने एक चीज बोली थी कि भाई सुबह फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर करना, एक पेपर करके जाना जो बार बार किया हो, क्या वो किया था? मैंने नीट 2023 का ही पेपर, क्योंकि वो 2-3 बार मैंने किया हुआ था पेपर वो, तो वही पेपर सुबह उठ के 1 hour 30 minutes में वो मैंने अटेम्प्ट किया। उसमें थोड़े से क्वेश्चन पता नहीं क्यों प्रेशर की वजह से प्रोबेबली कि वो मेरे गलत हो गए थे, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर उससे पुप अप किया और फिर एग्ज़ाम सेंटर पे गया तो बाकी अलग थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। मतलब बहुत, क्योंकि उस दिन बहुत ह्यूमिड था, बहुत धूप थी उस दिन, तो एग्ज़ाम सेंटर था, वैसे ही प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है उधर। लेकिन ट्राई किया कि अपने आप को जितना कूल रख सकता हूँ, थोड़ा मेडिटेट किया अंदर बैठ के, और फिर गर्मी बहुत थी तो पानी पीता रहा, और फिर पेपर। तो ये क्या है, आप यदि सुबह के टाइम उस दिन आप यदि पेपर कर लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर करो बस, और ऐसा पेपर करो जो आपने पहले 2-3 बार किया हुआ है, उसका फायदा क्या होगा, शुरू के 30-40 क्वेश्चन में आप एकदम से बहुत पैनिक होगे, क्योंकि उस दिन डी डे है, वो आप पैनिक होगे। लेकिन जब आप 40-50 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाओगे ना, तो आपका पैनिक धीरे 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 जो है ना, वो एडजस्ट हो जाता है। शायद मुझे स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक चीज ये होती है, आप देखिए जरा, डेथ भी होती है तो शुरू में कितना ज्यादा पैनिक होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो चीज अपने आप एक्लिमेटाइज हो जाती है, हमारी बॉडी माइंड भी उसी तरह से एडजस्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप समझिए कि आप उस दिन सुबह जब आप पेपर करोगे, तो शुरू में आप पैनिक, जितना पैनिक होना है आप घर में पैनिक हो लोगे। आप 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तक आते आते आपका पैनिकनेस खत्म हो जाएगा। अब आखिरी के 30 क्वेश्चन आप रिलैक्स हो जाओगे, और ये रिलैक्सेशन आपको पता भी नहीं रहेगा, लेकिन रिलैक्सेशन आपका सबकॉन्शियस में लेके आपको एग्जाम हॉल लेकर जाएगा, और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ मैंने लास्ट ईयर देखा था। आपने लास्ट ईयर भी बोला था कि एक पेपर देख के जाना है, लेकिन पता नहीं उस वो टाइम उतना दिमाग Panic. का है, थोड़ा पैनिक हो गया था। और 12th वाले बच्चे मानते भी नहीं है हाँ जनरली। सर, वो 12th वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका ये रहता है यार ठीक है अभी तो हाँ, देखेंगे, थोड़ा मतलब वो सा थोड़ा सा सर उनका। दूसरा एक चीज जो ये भूल रहा है, इसने स्लीप अपनी कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है थ्रू आउट द ईयर, compromise नहीं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं तो इसको हमेशा बोलता था 8 आवर टू 9 आवर ले, बट ये रिस्ट्रिक्ट करके उसको 6 आवर 30 मिनट्स टू 7 आवर, 7 आप आवर टाइम को कभी भी, आप सोने वाले स्लीप साइकिल को आप कभी भी चेंज मत करो। इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला हुआ है 2016 का। आपका जो लिम्बिक सिस्टम, मतलब जो डे नाइट रिदम को जो चीज कंट्रोल करती है, वही आपकी मेमोरी को कंट्रोल करती है, वही आपकी इमोशन को कंट्रोल करती है। अब आप अपनी डे नाइट स्लीप को आप कभी भी उठो भाई, आप सुबह उठने वाले हो आप सुबह उठो, आप रात को देर तक जागने वाले हो आप देर तक करो, लेकिन उसको फिक्स रखो। उसको समझने में थोड़ा टाइम लगा कि अगर उसकी नींद सही होगी तो उसका परफॉर्मेंस सही होगा। बट पहले पहले पैनिक में बच्चा ये नहीं समझता, 24 घंटे में से 20-20 घंटा पढ़ता है, बट प्रोडक्टिव कितना है ये उसको भी नहीं पता होता है। प्रोडक्टिविटी इस ड्यूरेशन में, जैसे साल भर में, क्या आप कुछ स्पोर्ट्स या अपने आप को कैसे मतलब चिल रखते थे? सर एक्चुअली था ये कि स्पोर्ट्स में इतना अभी तब था नहीं, बाहर थोड़ा वॉक वॉक करने सुबह थोड़ा सा घूम के आ जाता था। मैं लंच ब्रेक लेता था 2 to 3, तो मैं और मेरी मॉम हम लोग खाना खाते थे और टीवी देखता था मैं। मुझे टेंसी आदत है कि मैं खाते समय टीवी देखता हूँ, तो कोई भी एक, जैसे कोई भी एक सीरीज हिंदी या फीलिंग कोई, यानी जो कॉमेडी हो, जो ज्यादा स्ट्रेस ना हाँ, दो, वो कोई भी एक एपिसोड देखता था बस। फिर वो शायद उसको बस रेस्ट्रिक्ट करके एक एपिसोड, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए, अटेम्प्ट होता था कि थोड़ा कभी एक देख लेते, लेकिन उसको एक पे रेस्ट्रिक्ट रखा है, और रोज एक देखना है तो देखना ही है, उसके लिए फिर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई भी अल्टरेशन। ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इवन मेरे साथ भी एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, यदि कोई सीरीज शुरू करो तो जब तक खत्म ना हो जाए उससे पहले उठते नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब ये चीज मुझ में भी नहीं है कि भाई एक एपिसोड बस देख लें। किसी भी चीज को शुरू करो, जैसे अभी पंचायत ही आया, जी तो जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक उसमें मतलब वो दिमाग रहता ही दिमाग इन रहता लोगों ही है। का था सर वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो लगेगा 2 बजे 2:15 बजे,
इसकी मम्मी को 3 बजे क्लिनिक जाना होता था, तो 3 बजे बाय डिफ़ॉल्ट मम्मी उठी तो इसको भी उठना ही उठना, और ये मेटिकुलसली फॉलो किया। 3 के बाद नहीं यानी नहीं। मूवी तो कभी देखा नहीं, बट हाँ, एक चीज़ ये भूल रहा है, एग्ज़ाम दिन के पहले दिन शायद आप लोगों ने उसे बताया होगा कि आपको रिलैक्स रहना है, और मेरी भी इच्छा थी कि इसने प्रेशराइज़ नहीं होना चाहिए। हम रात में करीब 7 बजे, मैं और शौर्य, हम दोनों बैठ के जॉनी इंग्लिश मूवी देखे 11:30 बजे तक के, और उसको बोला अब तू सो जा, सुबह आराम से 8 बजे उठना, कल कुछ भी नहीं करना है। और वो फ़ायदा किया है सर, यानी कहीं न कहीं मुझे लगता है, मेरी मानना है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। सर रेस्ट इज बेस्ट बिफोर द टेस्ट। राइट। आप जितना ज्यादा आप बिल्कुल रेस्ट रहिए आपका दिमाग, क्योंकि देखिए जो एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होता है ना वो केवल एक दिन का नहीं होता, वो आपके पिछले महीने का, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, आपकी मेंटल स्टेटस कैसा है, आपका फिजिकल स्टेटस कैसा है, इन सारी चीजों पे वो डिपेंड करता है। तो ये क्यूमुलेटिव होता है, मतलब एक साथ निकल के फिर एक रिजल्ट आता है। तो इसलिए लास्ट के मंथ में आपको रिलैक्स होके पेपर, मतलब जो भी आप कर रहे हो आपको रिलैक्स होके करना क्योंकि चाहिए। हम लोग लास्ट के मंथ पे हमारा एक अप्रोच होता है ट्रेडिशनली, हम लास्ट 1 महीने में पूरा जान लगा देते या, हैं, या। वो आपको रिजल्ट नहीं वो देता। रिजल्ट नहीं देता कि हम बहुत ज्यादा आवर्स बढ़ा देते हैं और हम थक जाते हैं, उससे हमारा ब्रेन थका हुआ होता है। सर तब आपने बोला था कि जब भी ऐसा लगे कि थोड़ा डिमोटिवेटेड फील हो तो एक मूवी देखे ना, कुंग फू पांडा, तो वो चीज़ किया मैंने। तो एकदम ही मतलब जब भी मैं मूवी देखता था, अगले दिन टेस्ट दो तो एकदम इम्प्रूवमेंट दिखता था, रिजल्ट्स आते थे। रिजल्ट्स दिखता था। आप रिलैक्स रहिए, आप अपने दिमाग को देखो, एग्जाम पहले यहाँ निकलता है, उसके बाद फिर एग्जाम हॉल में निकलता है, ये बात आपको समझना है। आप लोग सोचते हो कौन सी बुक पढ़ लें, कितने घंटे पढ़ लें, कौन से टीचर को फॉलो कर लें, ये सब चीजें, इनका रोल बहुत कम होता है। मेजर रोल होता है आप पहले यहाँ से स्ट्रांग बनो। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि यदि रीनीट होता है मान लो, तो क्या आप इसके लिए, जैसे कई सारे बच्चे हैं, मतलब एक्चुअली में जो जितने अच्छा स्कोर ला रहे हैं, मैं पहले आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कभी भी रीनीट हुआ है तो जो अच्छे बच्चे उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और हमको हमेशा अच्छे के लिए होप करना चाहिए, लेकिन वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मतलब क्या आपके मन में इसके लिए डर है, या फिर ये है कि चलो कोई बात नहीं, अब इतने आगे तो और अच्छा करेंगे? आपके मन में कैसा, क्या साइकोलॉजी चल रही है? वो तो है सर, और थोड़ा सा डर है, लेकिन वो भी है मन में कि अब इतना आगे आ गए तो ये भी कर ही लेते हैं, इतना कर ही गए तो। डर सबके मन में है, ऐसा कोई भी नहीं जो इस बात को बोले ना, डर सब, ऐसा है कोई भी नहीं है जिसके मन में डर ना हो। तो आप इस बात को समझिए, आप डर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप नॉर्मल इंसान हो, ठीक है? देखो एक सिंपल सी बात है, मैं अपने एक दोस्त की आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। उनका कहना है कि भाई कलयुग चल रहा है, आप भगवान मत बनो, शैतान भी मत बनो, इंसान तो रहो। तो भाई आपको यदि बिल्कुल डर नहीं लग रहा, फिर तो आप भगवान बन गए, और मतलब आप दूसरों को डरा रहे हो, फिर तो आप शैतान बन गए। लेकिन इतना तो आप रहो कि मतलब आप बैलेंस रहो, बैलेंस रखो। तो बिल्कुल आप लोगों को यदि डर लग रहा है ना, तो ये याद रखना, एक कॉमन चीज है, सबको डर लग रहा है, लेकिन इसको ओवरकम करना है। और जो आप अप्रैल में करते थे उसकी 30% आप पढ़ाई, 30% आप पढ़ाई, कुछ नहीं तो आप 2 दिन में आप फिजिक्स केमिस्ट्री का एक पेपर कर लो बस। लेकिन आप लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हुआ तो मुझे लगता है ये एकदम से नोटिफिकेशन देंगे और एकदम से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और उसमें फिर ज्यादा पैनिकनेस आ जाएगी। तो अब बेटर है कि आप कनेक्टेड रहो, ये सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। और कोई आप मैसेज देना चाहते हैं? एक मैसेज ही देना चाहूँगा ये कि ज़्यादा हमें इधर उधर के रिसोर्सेज पे नहीं जाना चाहिए। एक रिसोर्स अपना, आपने एक स्टेटमेंट बोली थी कि आई डोंट, आपने बताया था कि आई डोंट फील, ब्रूस ली की स्टेटमेंट शायद, आई डोंट फियर द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 kicks one time, but I fear that guy who has practiced one kick 10,000 times. तो हमें वन मूव यदि 10,000 टाइम यदि उसको Yes, आता है तो मैं perfect. उससे डरता हूँ। जी। तो नीट या कोई भी एग्जाम परफेक्शन को डिमांड करता है, एक्चुअली वो ज्यादा नॉलेज को डिमांड करता ही नहीं है। जी। इसी जगह पर, कुछ जगह पर मैं, मतलब कोचिंग्स की भी कुछ जगह पर एक्चुअली ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, कोचिंग से डिफिकल्ट बना दिया है। क्या होता है, इतने की जरूरत है, वो इतना दे देते हैं, और फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से इतना काम का क्या है। मतलब आप ये समझिए कि यदि पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचा तो वो 10 मेडिसिन रख देंगे, और मान लो 10 मेडिसिन रख दे और बोले तुमको जो मन पड़े वो तुम खा लो। तो ऐसे में उसको यदि पता होता तो आपके पास आता ही क्यों? जी। तो ये चीज आप उतना ही करिए जिसका जितने का काम है, लेकिन उसको इतनी बार करिए कि आपसे अच्छा कोई ना कर पाए। और कुछ मैसेज, कोई भी मैसेज आप देना चाहते हैं?
एक चीज़ बोलूँगा कि बस अपने टीचर्स को फॉलो करें। जो वो बोल रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं और एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, तो बस उन्हें फॉलो करें और अपना उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या सही है। हम वो चीज़ नहीं जानते और हमें शायद उसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो चीज़ कर चुके हैं और उन्हें वो एक्सपीरियंस है वो चीज़ का। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर गलती से भी रीनीट होती है इस साल 2024 की, तो शौर्य के 710 नहीं आएंगे सर, इसके 720 आएंगे। इतना मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे और शौर्य पे। बहुत बढ़िया। जी तो आपको बहुत-बहुत बधाई, शौर्य को बहुत-बहुत बधाई। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम कैमरे के इस तरफ होते हैं, हमको पता नहीं चलता कि हम इतना मेहनत इम्पैक्ट कर रहे हैं हाँ, और सामने बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। कई बार लगता है कि यार साल भर ब्लैंक चल रही है, तो मतलब इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा, आउटपुट आएगा, नहीं आएगा, एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क में रहता है सभी ऑनलाइन टीचर के जी साथ में। जी लेकिन जब ऐसा रिजल्ट निकल के आता है, तो बड़ी खुशी होती है, हम लोगों को कई दिन तक इसकी खुशी रहती है। जी जी तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई जी, थैंक एंड यू विश सर, यू गुड लक। थैंक यू। थैंक यू सर।